नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सार्थक पहल के माध्यम से आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा से संबंधित शब्द रचना। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं प्रत्यय, उपसर्ग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, स्त्री प्रत्यय, तद्धित, अव्यय, ये अवधारणाओं के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और जिनको इन अवधारणाओं के विषय में ज्ञान नहीं है तो मान के चले कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, और जिन्होंने पहले से इसे पढ़ लिया है, जिनको मालूम है कि तद्धित क्या होता है, तो उनको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं शब्द रचना। हिंदी की शब्द रचना प्रकृति प्रत्यय पर आधारित है। प्रत्यय आबद्ध पद है जो किसी मुक्त पद के साथ संबंध होकर एक विशेष व्याकरणिक अर्थ प्रकट करते हैं। हिंदी एक रचनात्मक भाषा है और रचना के आधार पर यहाँ शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हिंदी भाषा में शब्द जो है 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से एक विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं तथा जिनके शब्दांश निरर्थक होते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे जो विशिष्ट अर्थ में बहुत पहले से परंपरा से चले आ रहे हैं। इसे हम मूल शब्द कह सकते हैं या अयौगिक शब्द भी कह सकते हैं। अयौगिक शब्द भी कह सकते हैं। जैसे नाक एक शब्द है, इसे रूढ़ शब्द कहेंगे क्योंकि इसका यदि हम शब्दांश कर देते, 2 भागों में तोड़ देते तो निरर्थक हो जाएगा। ना तो इसका उपसर्ग किसी काम का, ना प्रत्यय किसी काम का। जैसे जल, आग, घोड़ा, गाय, ये ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द के रूप में प्रयोग में आते हैं। इसके बाद है यौगिक। यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के खंडों के योग से निर्मित होते हैं। जैसे पाठशाला। पाठ एक अलग शब्द है, शाला एक अलग शब्द है। पाठ एक रूढ़ शब्द, शाला एक रूढ़ शब्द। ठीक, दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे यौगिक, यौगिक शब्द। इसी प्रकार देवालय, मनोबल, सहपाठी। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जो उत्पत्ति की दृष्टि से एक से अधिक अर्थ देते हैं, लेकिन उनका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में ही होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब इनको हम तोड़ने पर इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे लंबोदर, तो एक अलग ही अर्थ लंबोदर। जलज, चारपाई, चौपाई, कुशल, तो ये ऐसे शब्द हैं जो विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़, क्या ऐसे यौगिक शब्द जो उत्पत्ति की दृष्टि से एक से अधिक अर्थ देते हैं, लेकिन उनका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में ही होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज अर्थात जल में रहने वाले। जल में रहने वाले तो ढेर हैं, लेकिन जलज हम सिर्फ कमल को कहते हैं। ठीक, तो ऐसे मतलब रचना के आधार पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर एक ही अर्थ प्रकट करता है। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लेकिन हम इसका प्रयोग सिर्फ गणेश जी के लिए करते हैं, तो ये योग रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्दों की रचना के 3 प्रमुख आधार हैं, प्रत्यय द्वारा, संधि और समास। पिछले वीडियो में हमने संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया। जिन्होंने ये वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में हमने इसके लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांत या पद जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसमें एक विशेषता ला देते हैं, प्रत्यक्ष एफिक्स कहलाते हैं। हम प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय का सीधा अर्थ है शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, चाहे पहले जुड़े या बाद में जुड़े, पहले जुड़े या बाद में। अफिक्स की बात कर रहे हैं हम, प्रत्यक्ष प्रत्यय की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यय की हम बात कर रहे हैं, प्रत्यय की बात कर रहे हैं, अफिक्स की हम बात कर रहे हैं।
जबकि सुफिक्स अलग है और प्रीफिक्स अलग है। सुफिक्स मतलब उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है, और सुफिक्स प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ता है। तो प्रत्यय वे शब्दांश या पद जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसमें एक विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय को देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है प्रीफिक्स या उपसर्ग या आदि प्रत्यय जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। दूसरा है मध्य प्रत्यय इनफिक्स जो शब्द के बीच में रहते हैं। और तीसरा है सुफिक्स या अंत्य प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लाए हैं सुफिक्स या प्रत्यय, शब्दों के साथ चलने वाला या लगने वाला शब्दांश, अर्थात वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं सुफिक्स कहलाते हैं। सुफिक्स, ठीक। और इसे अलग अलग प्रकार से बांटा गया, जैसे सबसे पहला है कृत प्रत्यय। हिंदी तो सब पढ़ रहे हैं, जन्म से हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमें कृत प्रत्यय पता है? तो कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रिया पद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्रिया पद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, जो धातु के साथ जुड़ते हैं। जैसे लेख धातु है और लिखना उससे बनने वाली क्रिया, लेकिन लेख के साथ में क प्रत्यय जोड़कर हमने शब्द बनाया है लेखक। क्या? लेखक। इसी प्रकार नायक, लुटेरा, लूट, मूल धातु क्या है? लूट, और क्रिया बनी है लुटेरा, लूटना, क्रिया होती है लूटना, और यहाँ प्रत्यय बनाया है हमने आ प्रत्यय लगाकर लुटेरा, ठीक। बसेरा, तैराक, लड़ाक, पालनहार, तो ये कृत प्रत्यय है। अब शायद समझ में आ गया होगा, कृत प्रत्यय जो क्रिया पद के मूल रूप के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब है तद्धित प्रत्यय, तद्धित है ना, पीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो प्रत्यय का वह प्रकार जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि प्रत्ययों में जोड़े जाते हैं, तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसके साथ में? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि प्रत्यय के साथ, शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आत्मजा, आत्मज, और आ प्रत्यय आत्मजा, आत्मज जातिवाचक संज्ञा पुत्री। उसी प्रकार छात्रा, छात्र है जातिवाचक संज्ञा छात्र, और छात्र के साथ में जो है आ प्रत्यय लगा दिया छात्रा। मिठास ये गुणवाचक संज्ञा है, मिठास है, मिठाई गुणवाचक संज्ञा, उसमें आस प्रत्यय लगा दिया मिठास। उसी प्रकार खटास, अपनापन, तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जोड़े जाते हैं, तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर स्त्री प्रत्यय वे शब्दांश जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें स्त्रीलिंग अर्थ देते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, आनी, आइन, इन, इया, ई, इका, नी, ये स्त्री प्रत्यय हैं और पुल्लिंग शब्दों के साथ में जुड़कर पीछे लगकर उन्हें स्त्रीलिंग बना देते। जैसे बाल, बाला, आ प्रत्यय लगा दिया बाला। प्रिय, और उसमें आ प्रत्यय लगा दिया प्रिया। आइन, अब सेठ, और इसमें सेठानी। ठकुराइन, मामी, बकरी, गायिका, स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय कौन से? आ, आनी, आइन, इन, इया, इका, नी। अब विदेशी प्रत्यय, हिंदी में अरबी, फारसी के कुछ प्रत्यय ग्रहण किए गए हैं, इंग्लिश के प्रत्यय ग्रहण किए गए हैं। जैसे घर, खोर, ची, दान, दानी, दार, बंद, बाजू, वार आदि, ये जो प्रत्यय हैं वो विदेशी प्रत्यय है, विदेशी प्रत्यय। जैसे खाना, चिड़िया खाना, पागल खाना,
छापा खाना, डाक खाना, तोप खाना, ये शब्द बने। खोर से आदमखोर, मुनाफाखोर, घूसखोर, गोताखोर, हरामखोर, चुगलखोर। ची, नकलची, खजांची, तोपची, मशालची, बंदूकची। तो इस तरीके जो प्रत्यय लगाए गए हैं इन्हें हम कहेंगे विदेशी प्रत्यय। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जैसे कृत प्रत्यय जो क्रिया के पीछे जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जुड़ते हैं, स्त्री शब्द जो पुल्लिंग शब्दों के पीछे जुड़कर उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं, विदेशी प्रत्यय जो अरबी, फारसी, इंग्लिश से आए हुए हैं। अब हम बात करें प्रीफिक्स या आदि प्रत्यय। शब्द के पूर्व जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यह वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व लगाए जाते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है उपसर्ग, उप धन सर्ग, उप अर्थात निकट और सर्ग यानी रचना करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग यदि देखें तो संस्कृत भाषा से आए हैं 22 उपसर्ग, जैसे अधि, अन, अभि, अव, अ, अहि, ये इस तरीके से। तो 22 उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए। हिंदी से 10, किसी बुक में 11 मिलेंगे। 11 उपसर्ग हिंदी से, अध, अन, औ, दु, नि, बिन, भर, कु, सु, पर, ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। जैसे अध खिला, खिला शब्द है और उसमें अध उपसर्ग लगा के अधखिला। सत्य शब्द है, उसमें अ उपसर्ग लगा है असत्य। हिंसा में अ उपसर्ग लगा है अहिंसा। बोध में अ उपसर्ग लगा है अबोध। मान में अप उपसर्ग लगा है अपमान। मान में अभि उपसर्ग लगा है अभिमान। तो इस तरीके से उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी से जो उपसर्ग है वो 11, तो जैसे अध, अधखिला, उनसे 19, 29, 49, 59, 79, ये। औ से औकात, भरपेट, भर से भरपेट, पर से परनिंदा। तो ऐसे उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार उर्दू के हैं अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, ब, बद, बर। ये जो उपसर्ग है उर्दू भाषा के उपसर्ग है। जैसे अल से अलबत्ता, एन से एन वक्त, गैर, गैर हाजिर, गैर आदमी, फी आदमी, फ़िलहाल। बिल से बिल्कुल, बिला, बेवजह, बिला कसूर। बे से बिना, बेकसूर, बेशुमार, बेरोजगार, बेइज्जत। ला से लावारिस, लाइलाज। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो उर्दू के उपसर्ग है इसका अर्थ क्या है। जैसे अल का अर्थ होता है निश्चित। अल का अर्थ क्या होता है? निश्चित। जैसे अलबत्ता, निश्चित ही। उसी प्रकार एन यानी पूरा, गैर, भिन्न या दूसरा, फी, में, पर, बिल, सहित। तो इस तरीके से फारसी भाषा से भी कुछ उपसर्ग आए हैं। जैसे कम यानी थोड़ा, खुश, अच्छा, दर, में, ना, नहीं, बद, बुरा। बद, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बद जो है वो फारसी भाषा का उपसर्ग है और जिसका अर्थ होता है बुरा, जैसे बदनाम, बदनसीब आदि। तो इस प्रकार आज हमने देखा उपसर्ग, प्रत्यय और तद्धित आदि। तो मित्रों, यदि मैं अपना संदेश, सार्थक पहल का संदेश यदि आप लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा हूं, तो एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए।